हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन एंड न्यूज आपके लिए मैराथन क्लासेज लेके आया है। और इस मैराथन क्लासेज के द्वारा कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा है। आपका पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट, आरबीएससी का हर एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक तथ्य शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक भी पॉइंट बायो का पीछे नहीं छोड़ रहा हूं, इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। इसके अलावा मेरे दोस्तों, हमारी टीम ने एक वेबसाइट बनाई है और आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि उस वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है। आप उस लिंक को खोल करके हमारी वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के पेपर का एक बहुत बड़ा खजाना मैंने डाला है। जितने भी एग्जाम आरयूएचएस ने करवाए हैं उनके मैंने पेपर डाले हैं, वो आपको वहां पर फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा हमारी टीम ने जो मॉडल पेपर बनाए हैं, अगर आपको वो मॉडल पेपर लेने हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9828721229। इस पर आप तुरंत 100 रुपए भेज करके और व्हाट्सएप के ऊपर अपनी पीडीएफ मंगवा सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आगाज करते हैं। आज की हमारी हेडिंग है मेरे दोस्तों, थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि। मेरे दोस्तों, जब मैं बात थायराइड ग्रंथि की करता हूं तो मेरे दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि पाई कहां जाती है, इसकी लोकेशन क्या है। मेरे साथियों, याद रखना, थायराइड ग्रंथि इस गले वाले भाग में होगी, इस गिरवा क्षेत्र में होगी और इस सर्विकल रीजन के अंदर होगी। मेरे दोस्तों, इस गिरवा के अंदर आपको पता है कि यहां गिरवा का जो निचला भाग है, यहां पर श्वास नली होगी कि नहीं होगी, सामने की तरफ कंठ होगा कि नहीं होगा। तो ये श्वास नली और कंठ के बीच में होती है मेरे दोस्तों। तो याद रख लेना, कहां पर होगी आपकी श्वास नली यानी ट्रेकिया और कंठ, इन दोनों के क्या होगी मेरे साथियों, बीच में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं थायराइड ग्लैंड की मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट यह है कि थायराइड ग्लैंड को मेरे दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एक एमसीक्यू आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताना हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जब आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि, तब आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, शाबाश मेरे साथियों। जितने भी बच्चे लाइव क्लास से जुड़ते हैं, मैं उन सभी बच्चों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आपके सपोर्ट के कारण ही यह चैनल इतना ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं आपके। मेरे दोस्तों, लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो लार्जेस्ट ग्लैंड में आती है लीवर। लीवर का मतलब क्या मेरे दोस्तों, यकृत। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब आपका आंसर होगा कि सर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है ना। तो शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है मेरे दोस्तों, तो वो है थायराइड। तो क्या मैं लिख सकता हूं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है मेरे दोस्तों हमारे शरीर की, वो है थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है क्या, वेरी गुड। इसके बाद बात आती है ओरिजिन की, कि इसकी उत्पत्ति किस जनन स्तर से हुई है। मेरे दोस्तों, इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से हुई है। किससे हुई है मेरे दोस्तों, एंडोडर्म से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका शेप किस तरह का दिख रहा है आपको। देखो, आपको ये एच आकार की दिख रही है कि नहीं दिख रही, अंग्रेजी का जो एच आकार होता है, क्या ये ग्रंथि आपको एच आकार की दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल ये एच आकार की होती है और बीच में मेरे दोस्तों एक टिश्यू के द्वारा इस प्रकार से जुड़ी होती है। बीच में एक टिश्यू के द्वारा इस प्रकार से क्या होती है मेरे दोस्तों, जुड़ी हुई होती है। तो याद रख लेना, इसका शेप किस तरह का होगा, एच
आकृति की होगी, याद रख लेना। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये कितने लोब में बटी हुई है, कितनी पालियों में बटी हुई है, याद रखना मेरे दोस्तों। ये कितनी पालियों में बटी हुई है, तो ये कितनी पालियों में बटी हुई है, 2 पालियों में। मैं लिख देना चाहता हूं ये किस तरह की ग्रंथि मेरे दोस्तों, बाई लोब्यूलर, यानी कैसी मेरे दोस्तों, द्विपालित। किस प्रकार की है ये, द्विपालित ग्रंथि है, याद रखना। और मैंने यहां एच आकृति तो लिखी थी, साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये बटरफ्लाई शेप भी होती है कि नहीं होती, बटरफ्लाई शेप। इसका मतलब हुआ क्या, तितली के आकार की ग्रंथि दिखती है, ये याद रखना मेरे दोस्तों। ये इस ग्रंथि की दोनों पालियां एक संयोजी उत्तक की पट्टिका के द्वारा जुड़ती है, इसे इस्तमस कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, यह जो जोड़ने वाली संरचना है इसे क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं इस्थमस। इतनी बात क्लियर है क्या। और ये इसकी पाली है मेरे दोस्तों, तो ये इसके क्या हो गए, लोब हो गए मेरे दोस्तों, पालियां हो गई। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये आपका कंठ वाला भाग है और नीचे की तरफ ये श्वास नली है, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे कैलोरीजेनिक हार्मोन बोलते हैं। एक बार प्रश्न आया था, कैलोरीजन ग्रंथि कौन सी है, तो मेरे दोस्तों कैलोरीजन का मतलब है जो ऊर्जा बढ़वाने में मदद करती है, तो इसलिए इसे कैलोरीजेनिक ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोरीजेनिक ग्लैंड भी कहा जाता है, कैलोरीजन ग्रंथि। और इसके हार्मोन को कैलोरीजन हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सुनिएगा मेरे साथियों, ये जो आपको थायराइड ग्रंथि दिख रही है, इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, वो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। यानी मैं इसकी संरचना की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी संरचना की बात कर रहा हूं कि इसकी संरचना किस तरह की है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। तो मेरे दोस्तों याद रखना ये बात, हमारी इस थायराइड ग्रंथि के अंदर कुछ विशेष प्रकार की फोलिकल पाई जाती है, पुट्टिका, ये आपको दिख रही होगी। इन्हें हम बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों, फोलिकल कहते हैं, इन्हें बोलते हैं पुट्टिकाएं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इनको मेरे दोस्तों, पुट्टिकाएं। तो थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पाली में बहुत सारी क्या पाई जाती है, फोलिकल पाई जाती है मेरे दोस्तों। और ये जो आपको फोलिकल दिख रही है, इन फोलिकल के बीच बीच भी कुछ और भी विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है मेरे दोस्तों, जिन्हें परापुट्टिकीय कोशिका या पेराफोलिक्यूलर सेल या सी सेल कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इन फोलिकल के बाहर का जो भाग है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। बाहर के भाग को क्या कहते हैं, पुट्टिका के बाहर के भाग को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो कोशिका है उनको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उनको कहते हैं सी सेल या पेरापुट्टिकीय कोशिका, पेरापुट्टिकीय कोशिका। तो कुल 2 प्रकार की कोशिका है मेरे दोस्तों थायराइड ग्रंथि में। एक तो कैसी है, एक तो है फोलिकल, ठीक है ना, फोलिकुलर सेल, पुट्टिकीय कोशिका, और एक है मेरे दोस्तों पेराफोलिक्यूलर सेल, ठीक है ना। पेराफोलिक्यूलर सेल का मतलब है परा या पेरापुट्टिकीय कोशिका। मेरे दोस्तों इस बात को अगर आप समझ पाए हो तो सभी थम्स अप का साइन करो। देखे कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है मेरे दोस्तों, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। किसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका, थायराइड ग्रंथि के अंदर 2 तरह की कोशिका होती है जो हार्मोन का स्रावण करती है। एक तो इन पुट्टिकाओं की दीवार में पाई जाती है, आपको ये दिख ही रही होगी। जैसे मैं अगर एक पुट्टिका को दिखाऊं तो जैसे एक ये कोशिका हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, इस तरह से मेरे दोस्तों ये जो कोशिकाएं हैं आपकी, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं फोलिक्यूलर सेल या एफ सेल। और इनके बाहर की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको हम बोलते हैं सी सेल या पेराफोलिक्यूलर सेल। इतनी बात समझ में आई क्या।
ओके, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे कि जो ये पुट्टी की कोशिका है मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पुट्टी की कोशिका है मेरे दोस्तों, इनके द्वारा इनका निर्माण घनाकार कोशिकाओं से हुआ है और इनके द्वारा मेरे दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन का क्या होगा, स्रावण होगा। तो आयोडीन युक्त हार्मोन, भाई थायराइड ग्रंथि के द्वारा आयोडीन युक्त हार्मोन कहां पर बनेंगे भाई, वो इन पुट्टी की कोशिका में बनेंगे। जबकि मेरे दोस्तों जो ये पेरा फोलिकुलर सेल है जो इन पुट्टिकाओं के बाहर होती है, इनमें हार्मोन तो बनता है लेकिन इनके द्वारा मेरे दोस्तों आयोडीन रहित हार्मोन बनता है, याद रखना। तो इनके द्वारा आयोडीन रहित हार्मोन, कैसा हार्मोन मेरे दोस्तों, आयोडीन रहित हार्मोन। तो आयोडीन युक्त हार्मोन और आयोडीन रहित हार्मोन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। कौन सी वो ग्लैंड की कौन सी वो सेल है जिनको हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होगी, तो आप कहोगे सर पुट्टी की कोशिका। और वो कौन सी सेल है जिन्हें हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन नहीं चाहिए, वो है परापुट्टी की कोशिका या पेरा फोलिकुलर सेल। इतनी बात समझ में आई। अब सुनिए मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट यह है, तो क्या भाई थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन बनेगा वो हार्मोन पूरी तरह से आयोडीन से मिलकर बना है क्या? नहीं, पूर्ण रूपेण आयोडीन से मिलकर नहीं बना। तो फिर तो मेरे दोस्तों ये जो पुट्टिका आपको दिख रही है, इन पुट्टिका के बीच में जो ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान के अंदर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ बनता है जो जिसके अंदर आयोडीन भी मिला होता है। ऐसा प्रोटीन युक्त जेली के समान जो कोलाइडी पदार्थ है, उस कोलाइडी पदार्थ को हम कहते हैं क्या मेरे दोस्तों, आयोडो थायरो ग्लोब्यूलिन, या आप कह सकते हो थायरो आयोडो ग्लोब्यूलिन। तो याद रखना मेरे दोस्तों, इनके अंदर क्या होगा, इन पुट्टी की कोशिका की जो केविटी होती है, उस केविटी में कैसा पदार्थ है मेरे दोस्तों, इसके अंदर है थायरो आयोडो ग्लोब्यूलिन। मेरे दोस्तों मैं अगर कहीं पर ग्लोब्यूलिन की बात कर रहा हूं तो आप ही मुझे बताओ ये जो ग्लोबिन होता है वो आखिर क्या है, तो वो है प्रोटीन मेरे दोस्तों। तो आप ही मुझे बताना, फोलिक्यूलर कोशिका जो हार्मोन बनाएगी उसमें प्रोटीन होगी क्या? हाँ प्रोटीन होगी, लेकिन उसके साथ साथ कौन सा खनिज होगा? आयोडीन होगा। इतनी बात समझ में आई। अब बात यह है कि इन पुट्टी की कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और इन परापुट्टी की कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, इसके अंदर करीब करीब 65% बॉडी का जो आयोडीन है वो यूज में आता है, याद रख लेना आप लोग। ये एकमात्र ग्रंथि है जो आयोडीन युक्त हार्मोन बनाती है, इसके अलावा और कोई ग्लैंड नहीं है जो जैसे हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती हो। अधिकांश हार्मोन मेरे दोस्तों प्रोटीनिक प्रकृति के होते हैं। तो थायराइड के जो हार्मोन है वो भी बने हुए तो प्रोटीन के, बट उनमें आयोडीन भी मिला हुआ है। क्लियर बात है। इसके अलावा मेरे दोस्तों थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए मुख्य रूप से आयोडीन के साथ एक और एमिनो अम्ल की जरूरत पड़ती है जिसे टाइरोसिन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसे आयोडीन तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए मेरे दोस्तों, टाइरोसिन एमिनो अम्ल की भी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब मेरे दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ ये बात बता देता हूं कि जो एफ सेल या जो पुट्टी की कोशिका है, ये जो हार्मोन बनाती है जो कि थायरोआइडोग्लोबुलिन नाम से जाना जाता है, आखिर यह हार्मोन होता कितने प्रकार का है मेरे दोस्तों। थायराइड ग्रंथि से टोटल 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। उन 3 में से 2 हार्मोन तो कौन बनाती है, ये फोलिक्यूलर सेल बनाती है, और तीसरा हार्मोन कौन बनाती है, पैराफोलिक्यूलर सेल बनाती है। क्लियर बात है। तो पैराफोलिक्यूलर सेल जो हार्मोन बनाती है उसको तो बोलते हो हम लोग, क्या बोलते हैं, कैल्सीटोनिन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, कैल्सीटोनिन, या इसे टीसीटी भी बोलते हैं, थायराइड कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्या, थायराइड कैल्सीटोनिन हार्मोन,
ठीक है ना। आप TCT या TCH भी इसे कह सकते हो, थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन। लेकिन एफ सेल के द्वारा मेरे दोस्तों कुल 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से 2 हार्मोन मेरे दोस्तों? एक का तो नाम है T4 हार्मोन और एक का नाम है मेरे दोस्तों T3 हार्मोन। एक तो कौन सा? T4 हार्मोन और एक कौन सा मेरे दोस्तों? T3 हार्मोन। अगर आपसे कोई कहे कि T4 और T3 हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि के किसके द्वारा स्रावित होगा, तो थायराइड ग्रंथि की ये जो पुट्टिकाएं आपको दिखाई दे रही है, ये पुट्टिकाएं जो हार्मोन बनाती है वो तो है T3 और T4, और पुट्टिका के बाहर का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो कोशिका है वो बनाती है कैल्सिटोनिन। अब आप कहोगे सर हमने तो थायराइड ग्रंथि में एक हार्मोन थायरोक्सिन पढ़ा है, तो थायरोक्सिन कौन से वाला हार्मोन है? मेरे दोस्तों ये जो T4 हार्मोन है यही आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, यही आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, याद रखना। तो ये T4 ही आपका क्या है मेरे दोस्तों? तो T4 ही आपका कैसा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन है। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो T3 होता है, ठीक है, इन हार्मोनों की आगे बात करते हैं, पहले इस जानकारी को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार संक्षेप में जान लो। देखो थायराइड ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, सभी ग्रंथियों में बड़ा कौन? लीवर। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बड़ा कौन? थायराइड। थायराइड एक गले की ग्रंथि है, थायराइड श्वास नली और कंठ के बीच में पाई जाती है। मेरे दोस्तों थायराइड का आकार H शेप होता है, यानी एक बटरफ्लाई के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि का निर्माण एंडोडर्म जनन स्तर से होता है, और थायराइड शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसको अपने हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन नाम के खनिज की क्या पड़ती है मेरे दोस्तों? जरूरत पड़ती है, याद रखना, बड़ी बात। अब यहां पर जब आपने कहा कि भाई थायराइड ग्रंथि तो 2 पालियों में बटी हुई है, तो फिर इसकी दोनों पाली आपस में जिस तंतु से जुड़ेगी उस तंतु को क्या कहते हैं? उस तंतु को मेरे दोस्तों इस्थमस कहा जाता है। फिर आपने इसकी संरचना की बात की, आपने कहा कि थायराइड ग्रंथि की हर एक पाली में 2 प्रकार की संरचना होती है हार्मोन स्रावण के लिए। एक तो होती है बड़ी संख्या में पुट्टी की कोशिका, और पुट्टी की कोशिका मेरे दोस्तों 2 हार्मोन बनाती है, T4 तथा T3। इस T4 को ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्तों याद रखना पेरा पुट्टी की कोशिका जो है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन तीनों हार्मोन का काम क्या है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों तीनों हार्मोन के काम भी बता देता हूं, और इनकी कमी से किस तरह के क्या रोग होते हैं वो भी आपको समझा देता हूं। तो मेरे दोस्तों सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा, नहीं लिया है तो थोड़ा बैक करके ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। और मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सरल शब्दों में समझा रहा हूं, आसान भाषा में समझा रहा हूं, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पे महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं पहला हार्मोन जिसका नाम है T4 हार्मोन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? T4 हार्मोन। T4 क्यों कहा इसे? क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें जो आयोडो थायरोनिन जो प्रोटीन है मेरे दोस्तों उसके टोटल कितने अणु इसमें सॉरी आयोडीन के कितने अणु होते हैं मेरे दोस्तों? 4, ठीक है ना। तो याद रखना इसका नाम हो गया टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ठीक है मेरे दोस्तों। और दूसरा जो आपका हार्मोन है वो कौन सा है? T3 हार्मोन। T3 तीन को क्या कहते हैं आप लोग? तो ट्राई आयोडो थायरोनिन, याद रख लेना मेरे दोस्तों। तो एक तो हो गया टेट्रा आयोडो थायरोनिन
और एक हो गया ट्राई आयोडोथायरोनिन। मेरे दोस्तों आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार इस क्लास की लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजिएगा और इसके अलावा मेरे दोस्तों हमारी टीम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने हमारे वेबसाइट की लिंक भी नीचे डाल दी है। हमने नई वेबसाइट बनाई है मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से। आप गूगल के ऊपर जाकर के भी सर्च करोगे तो भी आपको वो सर्चिंग में मिलेगी। आप सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों, अभी अभी वेबसाइट बनाई है, नई वेबसाइट है, अभी सर्चिंग में नहीं आ रही है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप अगर बार बार गूगल पे जाकर के विजय एजुकेशन एंड न्यूज नाम डाल करके सर्च करोगे और वेबसाइट को 2 बार 4 बार, ठीक है ना, सप्ताह में अगर देखोगे तो यही वेबसाइट आपको गूगल के सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखनी शुरू हो जाएगी। और जब ये ऊपर दिखनी शुरू हो जाएगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हर एक एजुकेशनल न्यूज सबसे पहले इसी वेबसाइट पर मिलेगी। बच्चों के लिए हम हमेशा मेरे दोस्तों तत्पर रहते हैं। हजारों बच्चों के डेली मेरे पास मैसेज आते हैं, फोन आते हैं। मैं मेरी तरफ से कभी भी, आपने भी बात की होगी, आपको जिस जिस बच्चों का मैंने कॉल उठाया है कभी मैंने उसको निराश नहीं किया है मेरे दोस्तों। हर एक स्टूडेंट के मैसेज का जवाब देने का प्रयास करता हूं। आप ये नहीं सोचें कि आपने कॉल किया और सर ने अटेंड नहीं किया। मेरे दोस्तों कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, दिन में हमारी ऑफलाइन क्लासें चलती है, ठीक है, और मेरे मोबाइल को पूरी तरह से मैं खुद ही अटेंड करता हूं, मैं खुद ही उनके मैसेजों के जवाब देता हूं, मैं खुद ही मॉडल पेपर भेजता हूं, ठीक है ना। तो थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन ऐसे इग्नोर आपको कभी नहीं किया जाएगा, ये आप मान के चलना मेरे दोस्तों। तो देखिएगा T4 हार्मोन, T4 के अंदर पहले तो आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे दोस्तों? 4 होंगे, लेकिन अपन उसकी बात नहीं करेंगे। अपन सबसे पहली बात ये करेंगे कि इसको ही हम किस नाम से जानते हैं? थायरोक्सिन के नाम से। दूसरा आप T4 के बारे में ये याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो है T3 से थोड़ा कम सक्रिय है। याद रखना ये T3 से क्या है? थोड़ा कम सक्रिय हार्मोन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होता है? T3 ज्यादा मात्रा में होगा कि T4 ज्यादा मात्रा में होगा? मेरे दोस्तों याद रख लेना और कभी भूलना मत। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई हार्मोन हमारे रक्त में होगा, हमारे शरीर में होगा, तो वो कौन सा होगा? T4। तो ये करीब करीब 65% से लेकर के मेरे दोस्तों 90% तक होता है। 65% से लेकर के 90% तक इसकी मात्रा होती है। इस मात्रा में ये बनता है, तो सर्वाधिक मात्रा में बनने वाला हार्मोन यही है और इसी को आप क्या कहते हो? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हो। क्लियर बात है मेरे दोस्तों। जबकि जो ये T3 है ये तो बहुत कम मात्रा में बनता है मेरे दोस्तों। कितनी मात्रा में बनता है? तो अगर मैं इसकी प्रतिशतता की बात करूं तो ये आपका 10% भाग बनाता है, ठीक है ना। थायराइड हार्मोन का 10% भाग बनाता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसकी सक्रियता थोड़ी अधिक होती है, तो ये अधिक सक्रिय होता है। क्या मेरे दोस्तों? अधिक सक्रिय होता है। अब बात आती है सीक्रेशन की या श्रावण की। आपके एग्जाम में ये MCQ जरूर आ सकता है। सभी बच्चों से आग्रह करूंगा इसे 2 स्टार लगा देना। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आ सकता है कि T4 हार्मोन को कौन बनाती है या T3 हार्मोन को कौन बनाती है? तो आप लिखना पुट्टी की कोशिका, फोलिक्यूलर सेल। T3 और T4 में से ज्यादा सक्रिय कौन है? T3। कम सक्रिय कौन है? T4। ज्यादा मात्रा किसकी है? T4 की। कम मात्रा किसकी है? T3 की। इतनी बात क्लियर है क्या? ओके। अब मेरे दोस्तों सुनिएगा, तो इनको कौन सी कोशिकाएं बनाती है? तो पुट्टी की कोशिकाएं। कौन मेरे दोस्तों? पुट्टी की कोशिकाओं के द्वारा ही इनका क्या होता है मेरे दोस्तों? निर्माण होता है। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? पुट्टी की कोशिकाओं के द्वारा। इतनी बात आपके द्वारा क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरे दोस्तों? आप इस बात को समझे क्या? ये दोनों हार्मोन आयोडीन युक्त है। ये दोनों हार्मोन कैसे हैं मेरे दोस्तों? आयोडीन युक्त है। तो ये एक MCQ आ सकता है एग्जाम में कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा आयोडीन युक्त हार्मोन कितने टाइप के स्रावित होते हैं मेरे दोस्तों? 2 टाइप के स्रावित होते हैं। एक का नाम क्या है मेरे दोस्तों? एक का नाम है T4, दूसरे का नाम है T3। T4 की जब जब भी हम बात करते हैं तो यह है आपका टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 की बात करते हैं यह है आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक बात? ओके। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों,
अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम हार्मोन की। अब अंतिम हार्मोन है कौन सा मेरे दोस्तों? तो तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है मेरे दोस्तों कैल्सीटोनिन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? कैल्सीटोनिन। जब बात आती है कैल्सीटोनिन की तो मेरे दोस्तों यह स्रावित होगा किसके द्वारा? सी सेल के द्वारा। सी सेल का दूसरा नाम है पेरा फोलिक्यूलर सेल। क्या? पेरा फोलिक्यूलर सेल। इतनी बात समझ में आई क्या? अब मेरे दोस्तों सुनिएगा, मैं यहां पे एक बात बताना चाहता हूं आपको, जो कि मैंने यहां लिखी भी है आपके लिए। मेरे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर इस थायरोक्सिन हार्मोन का कैसे रेगुलेशन होता है? भाई थायराइड ग्रंथि ने कोई हार्मोन बनाया, ठीक है, तो रेगुलेट कैसे होगा? भाई रक्त के अंदर, याद रखना बड़ी बात कह रहा हूं, रक्त के अंदर जैसे ही थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, ब्लड में जैसे ही थायराइड के हार्मोन की कमी हुई, तुरंत हमारी थायराइड ग्रंथि हार्मोन का स्रावन बढ़ा देगी। और ब्लड में जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता है, तुरंत थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन का लेवल कम कर देगी। ठीक है ना? तो यह नेगेटिव फीडबैक चलता है मेरे दोस्तों, जो कि ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन के लेवल पर निर्भर है। जैसे ही ब्लड के अंदर थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता है, थायराइड ग्रंथि सीक्रेशन को क्या कर देती है? कम कर देती है। याद रख लेना मेरे दोस्तों, इतनी जानकारी क्लियर है। अब अगर आपसे कोई कहे, और ये एमसीक्यू है एक तरह का, कि भैया T4 या जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसे बढ़ाने के लिए कौन से एमिनो अम्ल की जरूरत पड़ती है, या एमसीक्यू बना करके ये प्रश्न दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा अमीनो अम्ल चाहिए हमें? और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सभी चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देखें, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, अमीनो अम्ल चाहिए टाइरोसिन। कौन सा? टाइरोसिन एमिनो अम्ल की जरूरत पड़ती है। और टाइरोसिन एमिनो अम्ल के साथ और क्या चाहिए हमें मेरे दोस्तों? आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए? आयोडीन और टाइरोसिन। मेरे दोस्तों इन दोनों के मिलने से हमारा बनता है थायरोक्सिन। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? थायरोक्सिन। याद रख लेना, बड़ी बात कह रहा हूं। इतनी जानकारी क्लियर है क्या? ओके। अब अगर आपसे कोई कहे कि हमारी थायराइड ग्रंथि इस टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन का स्रावन कब करेगी? थायराइड ग्रंथि यह हार्मोन स्रावित तब करेगी जब पिट्यूटरी ग्लैंड का इसके पास क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इस थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है। T3 और T4 दोनों को क्या कहते हैं सामूहिक रूप से? थायराइड हार्मोन ही तो कहते हैं। अब सुनिएगा, अब मेरे दोस्तों हम बात किसकी कर रहे हैं? अब मुख्य हार्मोन कौन सा है थायराइड ग्रंथि का, जरा बताओ तो। थायराइड ग्रंथि का मुख्य हार्मोन है थायरोक्सिन। मुख्य हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। तो हमें थायरोक्सिन का क्या मालूम होना चाहिए? कार्य मालूम होना चाहिए। और मेरे दोस्तों मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं आपको कि थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जरूर बन सकता है। ठीक है ना? और आप भी चैट बॉक्स में एक एक करके कार्य लिखिए। देखें, सबसे पहला कार्य क्या होगा मेरे दोस्तों? सबसे पहला और मुख्य कार्य इसका है BMR को बढ़ाना। BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय उपापचय दर। BMR है क्या? तो देखो मेरे दोस्तों, मेरी अगर कोई भी कोशिका है तो वो कोशिका एक निर्धारित समय में एक निर्धारित दर से ग्लूकोज का, फैट का, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगी, अपघटन करेगी। जैसे मेरी कोशिका में ग्लूकोज आ रहा है तो उस ग्लूकोज को सेल तोड़ेगी और उससे एनर्जी बनाएगी। तो ये प्रोसेस रेगुलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर मान लो मेरी कोशिका अगर ग्लूकोज का अपघटन कम कर दे तो मेरे शरीर में एनर्जी बनेगी? नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो एक तो क्या होगा? व्यक्ति में थकान रहेगी, वो काम करने की इच्छा नहीं होगी। और दूसरा क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि ग्लूकोज यूज में नहीं आ रहा ना।
तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करती है या उसे मेंटेन करने का काम करती है। तो सबसे पहला काम तो हो गया मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये जो हार्मोन है, ये अब मैं इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय में मदद करता है। क्या ये बात सही है? क्या बिल्कुल सही है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और मेरे दोस्तों लिपिड यानी वसा, लिपिड के उपापचय में क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, मदद करेगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये हमारी जो हार्ट रेट है और इसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसे भी ये मेंटेन करता है, यानी एक तरह से उसे बढ़ाने का ही काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंत है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, इसमें भोजन का क्या होता है मेरे दोस्तों, पाचन होता है कि नहीं होता। जैसे ही इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होगा तो ये पची हुई चीजें अवशोषित होगी, लेकिन पची हुई चीजों के अवशोषण को बढ़ावा कौन देगा, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये आंत से ग्लूकोज के अवशोषण को क्या देता है मेरे दोस्तों, बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। यह भी मुख्य बात है, आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, एंजाइम के निर्माण में भी मदद करेगा। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है मेरे दोस्तों, याद रख लेना, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। लेकिन एक 5 स्टार पॉइंट बता रहा हूं जो मेरे हर एक स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा, और वो क्या है, वो है मेरे दोस्तों मेंढक जो है उसके लार्वा को क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फिर उसका कार्य बताता हूं। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। एक बार दोस्तों आग्रह करूंगा कि एक बार ये लिंक आप सभी अपने स्टेटस पर डालो। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, अंगूठा दबा दो लाइक पर अगर बातें समझ में आ रही है, क्लास पसंद आ रही है। याद रखना मेरे दोस्तों, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाहूंगा, तो मेंढक के किसके मेरे दोस्तों, मेंढक के कौन से लार्वा को, टेडपोल लार्वा को, मेंढक के कौन से लार्वा को, टेडपोल लार्वा को, किस में मेरे दोस्तों, वयस्क में मेरे दोस्तों क्या करता है, रूपांतरित, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसे कायांतरण कहते हैं। याद रख लेना, टेडपोल को एडल्ट में, टेडपोल को किसमें, एडल्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसे क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, बड़ी बात है, बड़ी बात है और बड़ी बात है, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत स्टार मार्क है, 1 नंबर का क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है मेरे दोस्तों, ऑस्मो रेगुलेशन नाम सुना है क्या? हाँ सुना है सर। परासरण नियमन नाम जरूर सुना है, जिसके तहत हर एक कोशिका अपने अंदर का जो लिक्विड है, अपने अंदर के जो आयन है, उनकी सांद्रता को बनाए रखने का प्रयास करती है। जैसे अमीबा के अंदर मेरे दोस्तों एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, वो क्या करती है, उसके अंदर अगर कोई लिक्विड बढ़ जाता है तो उसे उस रिक्तिका से बाहर फेंक देता है, परासरण नियमन के लिए। इसी तरह से जो कोल्ड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, शीत रुधिरहारी जीव, जिनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण में बदलाव के प्रति चेंज होता है, जो समतापी जीव है, कैसे, शीत रुधिरहारी, कैसे मेरे दोस्तों, शीत रुधिरहारी जीव, ठीक है ना। शीत रुधिरहारी को क्या आप कोल्ड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म कह सकते हो क्या? हाँ, तो इन जीवों के अंदर और मेरे दोस्तों क्या काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। तो क्या इसका एक काम ऑस्मो रेगुलेशन का भी है क्या? हाँ। क्या इसका काम
टेडपोल में कायांतरण का भी है क्या? हाँ। क्या इसका काम मेरे दोस्तों ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ावा देना भी है क्या? बिल्कुल है। क्या ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। और क्या ये हमारी कोशिका की आधारीय उपापचय दर को बढ़ाएगा क्या? हाँ। और इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको पता है हमारी सेल के अंदर जब ग्लूकोज आता है तो उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है ना? उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो प्रोसेस तब चलेगा जब ये हेल्प करेगा, है ना? इतनी बात हो गई। एक बार थम्स अप का साइन पसंद करते रहो ग्लास को मेरे दोस्तों। अब सुनिएगा, और हाँ एक ये एड्रीनेलिन हार्मोन जो है ना, एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन, उसको भी ये बढ़ावा देता है मेरे दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। किसको? एड्रीनेलिन और कौन सा? नॉर एड्रीनेलिन, ठीक है ना? ये हार्मोन तो है ही है, लेकिन ये दोनों तंत्रिका प्रेषक भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर भी तो है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी उद्दीपन का काम करेगा कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। एक मेरे को यह लगता है इसमें दो ही कार्य आपको याद रखने। एक तो बीएमआर को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा, और एक मेरे दोस्तों ग्लूकोज को कोशिका के अंदर ले जा करके तोड़ करके ऊर्जा बनाने में मदद करेगा क्या? हाँ, स्टार मार्क। क्या ये ऊर्जा निर्माण में मदद करेगा? ऊर्जा कब बनेगी? जब सेल को ग्लूकोज मिलेगा। तो इसलिए इसे कैलोरीजन हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरीजन। कैलोरी किसकी मुद्रा है? ऊर्जा की मुद्रा है। तो ये हार्मोन होगा तभी तो कैलोरी बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ। अब चलो अगले पॉइंट पे क्या करते हैं, चलते हैं मेरे दोस्तों, सुनिएगा। अब लास्ट पड़ाव थायराइड ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि ने अब कह दिया कि मुझे जो है आज कंप्लीट पढ़ लीजिएगा सर। तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी जानकारी बची हुई है इसके अल्प श्रावण और अति श्रावण से रोग, ठीक है? तो मेरे दोस्तों पहले थायरोक्सिन से रिलेटेड हम क्या पढ़ रहे हैं? रोग पढ़ रहे हैं। थायरोक्सिन से संबंधित क्या पढ़ रहे हैं? रोग पढ़ रहे हैं। तो एक तो कैसे रोग होंगे मेरे दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन के कैसे श्रावण से? अल्प श्रावण से बीमारी होगी। और दूसरी बीमारी किस प्रकार की होगी मेरे दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन के अति श्रावण से होगी। यहां से जरूर प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ये मान के चलना मेरे साथियों। थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग होता है अगर पूछ ले तो आपको मालूम है, और अगर मालूम नहीं है तो याद रख लेना, बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म। क्या नाम है मेरे दोस्तों? क्रिटिनिज्म, ठीक है ना? क्रिटिनिज्म क्या है? एग्जाम में आ सकता है। एक बीमारी क्रिटिनिज्म, दूसरी बीमारी मिक्सिडमा। क्या मेरे दोस्तों? मिक्सिडमा। तो कितनी बीमारी हो गई? दो हो गई सर। एक कौन सी? मिक्सिडमा। एक कौन सी? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म को जड़ मानवता की अवटु वामनता क्या कहते हैं, जरा हिंदी वाले बता दो। एक है जड़ वामनता और एक है अवटु मानवता, लेकिन मेरे को लगता है कि इसको आप मिक्सिडमा ही याद रखो और इसको आप क्रिटिनिज्म ही याद रखो। हिंदी वाला नाम यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्लियर बात? तो मेरे दोस्तों क्रिटिनिज्म कब होगी? जब बाल्यावस्था में। कब मेरे दोस्तों? बाल्यावस्था में थायरोक्सिन की क्या हो जाएगी? कमी। तब जो बीमारी होगी वो क्रिटिनिज्म। और मेरे दोस्तों जब आप वयस्क हो जाएंगे और वयस्कावस्था में जब आप एडल्ट हो जाएंगे और एडल्ट होने के बाद अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो जो बीमारी होगी उसका नाम मिक्सिडमा है। इसे अवटु अल्पक्रियता भी कहा जाता है। इसे जड़ वामनता, अवटु वामनता कहा जाता है। मेरे दोस्तों बाल्यावस्था में कमी से तो कौन सा हो गया? क्रिटिनिज्म। और वयस्कावस्था में कमी से कौन सा हो गया? मिक्सिडमा। मेरे दोस्तों दोनों ही कंडीशन में थायरोक्सिन हार्मोन घट रहा है तो लक्षण क्या होगा?
क्रिटिनिज्म का लक्षण सबसे पहला बीएमआर क्या होगी, घटेगी। तो मिक्सिडमा में भी मेरे दोस्तों बीएमआर क्या होगी, घटेगी। इसके अलावा मेरे साथियों मिक्सिडमा के केस में आदमी की त्वचा मोटी होगी, उसके शरीर पर लिपिड जमा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है ना। तो एक तो वसा का क्या होगा, जमा होगा मेरे दोस्तों, स्किन मोटी हो जाएगी, ठीक है। वहीं दूसरी ओर एक बालक है और बाल्य अवस्था में ही थायरोक्सिन कम हो गया, तो बाल्यावस्था में थायरोक्सिन कम होगा तो कोशिकाओं को ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्या ग्लूकोज का पर्याप्त अवशोषण होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या वो बच्चा जब किशोर होगा, वो बच्चा जब यौवनावस्था में प्रवेश करेगा तो उसके वृषण के अंदर पर्याप्त ग्लूकोज या अन्य पोषक पदार्थ पहुंच पाएंगे क्या, नहीं। तो उसके वृषण के अंदर की जो कोशिका होती है उनकी बीएमआर धीमी होगी ना, और जब वृषण की कोशिका की बीएमआर धीमी हो गई तो वो बच्चा शुक्राणु बनाएगा भी, तो वो शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाएंगे। इसका मतलब ऐसा बच्चा जननिक रूप से स्टेराइल हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। याद रख लेना मेरे दोस्तों, ऐसे बच्चे जननिक रूप से हो जाए। हाँ जी, तो ये बात मैंने कहा कि ऐसे बच्चे जिनमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई बाल्यावस्था में, तो एक तो उन बच्चों की बीएमआर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और एक मानसिक दुर्बलता आएगी। वो बच्चे दिमागी तौर पर भी ज्यादा विकसित नहीं होंगे और वो जननिक रूप से बंध्यता आ जाएगी, मतलब जनन क्षमता भी घट जाएगी। क्लियर बात है। लेकिन जिनको मिक्सिडमा हुआ है मेरे दोस्तों, मिक्सिडमा ज्यादातर वैसे फीमेल को ही होता है, मादाओं में होता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये कहिएगा एक आदमी की उम्र 30 साल और फिर उसमें थायरोक्सिन कम हो गया, तब तो ज्यादा जनन क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, अगर पड़ेगा तो भी तब तक वो संतान को उत्पन्न कर ही लेगा, आप ये भी मान सकते हो। लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा, मुख्यतः बीएमआर पे पड़ेगा। उसके कोशिकीय उपापचय दर रेगुलेट नहीं हो पाएगी, इस वजह से या तो किसी कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिलेगा या ज्यादा मिल जाएगा, है ना। तो शरीर के अंदर काफी बीएमआर से संबंधित जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। मिक्सिडमा क्या है, वयस्क अवस्था में थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग। अब बात करते हैं एक और बीमारी अल्प श्रावण से होती है, तीसरी, और उस बीमारी को मैं यहां लिख दूं क्या, उसका नाम है गलगंड या गोइटर। प्राइमरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो गोइटर, क्या बताने की जरूरत है गलगंड या गोइटर क्या है। इसे सामान्य गलगंड कहते हैं मेरे दोस्तों। गलगंड कब होगा, जब थायरोक्सिन की कमी होगी। लेकिन कब थायरोक्सिन की कमी मेरे दोस्तों, या कैसे, तो बताओ। थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके भोजन में आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी होते ही थायरोक्सिन की कमी हुई। थायरोक्सिन की कमी होने से गले की जो पुट्टिका थी ना ग्रंथि की, उसमें स्वेलिंग आ गई। जब पुट्टिकाओं में स्वेलिंग आ गई तो मेरे दोस्तों उस स्थिति का नाम है गोइटर, यानी गले में सोजन आ जाना। क्लियर बात है मेरे दोस्तों। तो ये थायरोक्सिन के साथ साथ किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, और जिसके अंतर्गत गले में क्या आ जाती है, गले में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। मेरे दोस्तों गोइटर नाम की बीमारी पहाड़ी इलाके के लोगों को ज्यादा होती है। यह प्रश्न आ सकता है कि क्या कारण है, या एमसीक्यू बना के लिख रहा हूं, क्या कारण है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनमें, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में मुख्यतः होने वाली बीमारी कौन सी है, कौन सी ग्रंथि से संबंधित रोग होगा,
ठीक है, अगर अंतःस्रावी ग्रंथि को लेकर प्रश्न पूछे तो आप क्या कहोगे? तो उनमें नॉर्मली कौन सी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है? गोइटर। क्यों भाई? क्योंकि जो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं, उनके पानी के अंदर, उनके भोजन के अंदर, उनकी फसलों के अंदर जो भी चीजें वहां उत्पन्न होती है, वहां आयोडीन बहुत कम होता है मेरे दोस्तों। क्योंकि आयोडीन बह करके चला जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के भोजन के अंदर जल में आयोडीन की कमी होने से उनमें गलगंड ज्यादा होता है, वो गलगंड के ज्यादा शिकार होते हैं। बात समझ में आई तो थम्स अप का साइन। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, अतिश्रावण से होने वाले रोगों की क्या करते हैं, बात करते हैं। और अतिश्रावण जब होगा, थायरॉक्सिन जब ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो बीएमआर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हार्ट की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पसीने का श्रावण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मेरे दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है जो अतिश्रावण से होती है, उसका नाम क्या है? थैलेमिक गोइटर। एक्सोप्थैलेमिक गोइटर मेरे दोस्तों, इसे बोलते हैं नेत्रोत्सेंधी गलगंड। क्या बोलते हैं? नेत्रोत्सेंधी गलगंड। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आया है कि नेत्रोत्सेंधी गलगंड क्या है सर? तो मेरे दोस्तों, नेत्रोत्सेंधी गलगंड वह स्थिति है जिसके अंतर्गत थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या हो गया? ज्यादा स्रावण हो गया। और जब बच्चे में या व्यक्ति में थायरॉक्सिन ज्यादा स्रावित हुआ, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से उसकी आंखों के जो ये गोलक थे ना, आंखों की जो गोलक थे, इनके नीचे यानी जो आई ऑर्बिट है ना, इस आई ऑर्बिट के नीचे मेरे दोस्तों श्लेष्मा जमा हो गया, म्यूकस का जमा हो गया। तो मेरे दोस्तों, उसके जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के नीचे किसका जमा हो गया मेरे दोस्तों? श्लेष्मा का क्या हो गया? जमाव। अब नीचे श्लेष्मा जम जाएगी तो आंखों के गोलक किधर आ जाएंगे? बाहर। तो आंखें हो जाएगी बड़ी बड़ी, ठीक है ना मेरे दोस्तों? आंखें हो जाएगी बड़ी, जो टॉर्च होती है ना, ठीक है ना, कहीं ना उससे भी बड़ा उसका हो जाएगा गोलक। गोलक बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी वो व्यक्ति कहीं से गुजरेगा और आप जब उसको देखोगे, तो आपको लगेगा कि जैसे वो आपको घूर रहा है। उसकी नजरें डरावनी और घूरती हुई हो जाती है। इसलिए वो व्यक्ति जिस गली से गुजरेगा, उस गली के बच्चे रो करके अपने घरों में भाग जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बच्चे सोचेंगे कि ये तो मुझे डरा रहा है, मुझे घूर रहा है। तो मेरे दोस्तों, याद रखना, इसकी नजरें कैसी हो गई? घूरती हुई। और कैसी हो गई मेरे दोस्तों? डरावनी। कैसी हो गई? डरावनी। याद रख लेना। क्यों हो गई? क्योंकि श्लेष्मा का जमा हो गया। नेत्र गोलक किधर आ गए? बाहर। नेत्र गोलक किधर निकल गए? नेत्र गोलक बाहर निकल गए। अब आप मुझे बताओ, इसका इलाज क्या है? इसका उपचार क्या है? कोई उपचार है क्या? इन बीमारियों का भी कोई उपचार है क्या? तो मेरे दोस्तों, इसमें थायरॉक्सिन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हम थायरॉक्सिन का कमी का प्रयास करते हैं। और इन रोगों में क्या है मेरे दोस्तों? थायरॉक्सिन का अल्प स्रावण है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल गलगंड है वो तो ठीक हो सकता है अगर उसके भोजन में अपन क्या दें? आयोडीन दें। अब सबसे लास्ट डिजीज है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। वैसे उस डिजीज को अल्प श्रावण में भी कुछ लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उसे अलग से बता देता हूं आपको। और उस बीमारी का नाम है हाशीमोटो रोग। क्या नाम है? हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग क्या है? सुन लो, हाशीमोटोस डिजीज। मेरे दोस्तों, ये जो रोग होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है मेरे दोस्तों। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है स्व प्रतिरक्षा रोग। कैसा रोग? स्व प्रतिरक्षा रोग। मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे स्वयं के अंग
और बाहर से आने वाली चीजों में अंतर करता है। स्वयं के और पराये, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफरेंस करने की कैपेसिटी हमारे इम्यून सिस्टम की। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम की यह कैपेसिटी समाप्त हो जाती है। तो मान लो कि एक व्यक्ति जिसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का कम स्रावण हो रहा था और उसे हमने ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट लेने लगा। थायरोक्सिन की कमी से जो व्यक्ति ग्रसित था उसे आपने दवा दी, वो दवा खाने लगा, तो वो दवा का असर कहां हुआ, पुट्टिकाओं पर हुआ। तो दवा का असर पुट्टिकाओं पर हुआ तो पुट्टिका थायरोक्सिन वापस बनाने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही पुट्टिकाओं पर वो मेडिसिन असर करने लगी तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को यह लगा कि ये बाहर से कोई एंटीजन आया है और थायराइड ग्रंथि को हानि पहुंचा रहा है। ऐसा मान करके हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी, और वो एंटीबॉडी पुट्टिकाओं पर काम करने वाले उस मेडिसिन के अणु को नष्ट करने के लिए हमला करने लगी। जैसे ही उसने हमला किया हमारी पुट्टिका भी नष्ट हो गई। और इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसी बीमारी को स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। और इस वजह से हमारा थायराइड ग्रंथि नष्ट हो गई, इसलिए इसे सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, थायराइड की आत्महत्या। तो यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि वह कौन सा रोग है जिसे सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं। तो वो रोग है हाशिमोटो का रोग। और हाशिमोटो का रोग कब होगा, जब एक व्यक्ति ने क्या लिया, ट्रीटमेंट। क्यों ट्रीटमेंट लिया, इसलिए लिया क्योंकि उसमें थायरोक्सिन की कमी थी। थायरोक्सिन की कमी के इलाज में ट्रीटमेंट लिया, वो ट्रीटमेंट ग्रंथि पे काम करने लगा तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने उसे एंटीजन मान दिया। एंटीजन मान के उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाई। उन एंटीबॉडी ने हमारे थायराइड ग्रंथि की इन पुट्टिकाओं को नष्ट कर दिया। पुट्टिका जब नष्ट हो गई, थायराइड ग्रंथि भी नष्ट हो गई, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। बताओ ये बात आपके समझ में आई तो सभी थम्स अप का साइन करें। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अल्प अतिश्रावण से एक दो रोग और हैं, जैसे ग्रेवी का रोग, एक बीमारी है ग्रेवी का रोग, प्लूमर का रोग। ये भी बीमारियां अतिश्रावण से होती है, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह बात हो गई थायरोक्सिन हार्मोन के अति अल्प श्रावण से और अतिश्रावण से। तो अल्प श्रावण से पहली बीमारी क्रिटिनिज्म, बाल्य अवस्था में अल्प श्रावण से, वयस्क अवस्था में अल्प श्रावण से मिक्सिडमा, और भोजन में आयोडीन की कमी से सामान्य गलगंड। और अल्प श्रावण होने पर आपने दवा ली और उस दवा के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने से हाशिमोटो, ये स्व प्रतिरक्षा रोग है। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी ग्रंथि के विरुद्ध क्या बनी, ग्रंथि के विरुद्ध क्या बन गई, एंटीबॉडी। ठीक है ना, ग्रंथि के विरुद्ध क्या बन गई, एंटीबॉडी। अब मेरे दोस्तों, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, क्या कैल्सिटोनिन हार्मोन का भी कोई काम है क्या, तो सुन लेना, लास्ट पॉइंट है, फिर मैं फिनिश करता हूं आज की क्लास को। एक बार आग्रह करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बढ़िया नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक है, हर एक जानकारी बढ़िया तरह से समझ रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, 5 मिनट आपकी और क्लास होने वाली है, तो इसलिए सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार इस क्लास को लाइक कर दें। और जैसे आज की क्लास कंप्लीट हो, आप सभी से आग्रह करता हूं, आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज की वेबसाइट गूगल पर जाकर के सीधा सर्च करना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, आपको जरूर मिलेगी। हमारा डोमेन नेम है विजय एजुकेशन एंड न्यूज.com। ठीक है ना मेरे दोस्तों, मैं आपको डोमेन नेम भी बता देता हूं, इस डोमेन नेम को आप गूगल पर सर्च जरूर करना। ठीक है ना, मैं आपको डोमेन नेम बता रहा हूं, आप गूगल पर जाकर के इस डोमेन नेम को क्या करना मेरे दोस्तों, सर्च करना आपकी। ठीक है ना, विजय एजुकेशन न्यूज, ये नाम है मेरे दोस्तों, विजय एजुकेशन न्यूज, ये हमारी वेबसाइट है .com। ठीक है ना, आप इस नाम को सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी, और साथ ही साथ मैं इसकी लिंक भी नीचे डाल दूंगा। तो ये हमारी वेबसाइट है मेरे दोस्तों, याद रखना www.vijayeducationnews.com। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये वेबसाइट,
ठीक है, आपसे ही मैं लॉन्च करा रहा हूं एक तरह से। आप कल इस वेबसाइट पर आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में विजिट करें। वेबसाइट के ऊपर मैं कुछ मॉडल पेपर डाल रहा हूं धीरे धीरे, लेकिन जो न्यूज डली हुई है उन्हें थोड़ा देखें, हमें सपोर्ट करें मेरे दोस्तों। जब हम आपके लिए बिल्कुल फ्री में कक्षाएं दे रहे हैं तो आपके सपोर्ट की हमें हमेशा जरूरत रहेगी मेरे दोस्तों, ये आप मान के चलें। तो सबसे लास्ट पॉइंट आज पढ़ रहे हैं और वो है हमारा क्या मेरे दोस्तों, तो वो है हमारा मेरे दोस्तों कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस कैल्सिटोनिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना, इसके विरुद्ध एक पैराथायराइड हार्मोन और होता है। जैसा काम कैल्सिटोनिन का, उसके बिल्कुल विपरीत काम होता है पैराथायराइड के द्वारा स्रावित होने वाले कैल्सिटोनिन का, ठीक है ना मेरे दोस्तों। कैल्सिटोनिन हार्मोन का सबसे प्रमुख काम जान लो, ये क्या करता है, हमारे मूत्र के साथ, हमारे यूरिन के साथ कैल्शियम के, किसके मेरे दोस्तों, कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। बड़ी बात बता रहा हूं और मुख्य बात बताता हूं, यही प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि निम्न में से वह कौन सा हार्मोन है जो यूरिन के अंदर कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। तो यूरिन में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा, थायराइड ग्रंथि का कैल्सिटोनिन हार्मोन। याद रखना, पैराथायराइड वाला इसका उल्टा काम करता है। ठीक बात समझ में आई आपके, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर जो भी कैल्शियम है उसे यूरिन के साथ ये रिलीज करने का काम करता है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी किसके बारे में मेरे दोस्तों, ये आपके इस थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड जानकारी थी, ठीक है। मैंने जो भी जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आपको बता सकता था मैंने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अब 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एमसीक्यू के रूप में, और ये अच्छी तरह से आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों आज के एमसीक्यू, ठीक है, थायराइड ग्रंथि को लेकर के हैं ये सारे। सबसे पहला पॉइंट है, इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, आकृति किस प्रकार की होती है आपको बतानी है। फिर नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है वो ये है मेरे दोस्तों कि आपको थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बनाने के लिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन सा एमिनो अम्ल चाहिए, कौन सा एमिनो अम्ल चाहिए, वह कौन सा एमिनो अम्ल जो थायरोक्सिन के लिए जरूरी है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिक सक्रिय होता है, निम्न में से कौन अधिक सक्रिय होता है। ऑप्शन ए है T3, ऑप्शन बी है T4। इसके बाद में मेरे दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, सी सेल द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सी सेल द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्तों, वयस्कावस्था में, वयस्कावस्था में थायरोक्सिन के अल्प स्रावण से रोग, वयस्कावस्था में थायरोक्सिन के अल्प स्रावण से कौन सा रोग होगा आपको बताना है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में थायरोक्सिन के अल्प स्रावण से रोग। इसके बाद में नेक्स्ट है, क्रेटिन्स, क्रेटिन्स बालकों की विशेषता, एक ही लाइन में बतानी है कि ऐसे बच्चों की क्या विशेषता होती है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो है ऑटो इम्यून डिजीज, स्वप्रतिरक्षा रोग, जो थायराइड से संबंधित है, थायराइड से संबंधित है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग है, नाम बताना है आपको, ठीक है। और इसका नाम हाशिमोटो रोग है मेरे दोस्तों। क्यों हाशिमोटो पड़ा, क्योंकि हाशिमोटो नाम के वैज्ञानिक ने खोज की। अगर इसकी खोज सालिनी करती तो उसका नाम होता, उसका नाम यादव जी, हमारे सुरेश जी है, वो करते तो सुरेश जी का रोग, ठीक है ना। रमेश जी करते तो रमेश जी का रोग, ठीक है ना। मिस्टर भावेश करता तो भावेश का रोग, समझ रहे हो, ठीक है ना। मिस्टर विक्रम करता तो विक्रम का रोग। ये कैसा रोग हुआ भाई, है। चलो लास्ट 9वां क्वेश्चन है आपका, आप मुझे बताएंगे कि जो फॉलिक्यूलर सेल होती है, फॉलिक्यूलर सेल की कैविटी में
फॉलिक्यूलर सेल की कैविटी में बनने वाले कोलाइडी पदार्थ को क्या कहते हैं? कोलाइडी पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है। और 10वां और अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि मेढक के टेडपोल लार्वा के कायांतरण में कौन मदद करता है, या कौन सा हार्मोन मदद करता है? नाम बताना है आपको। तो ये 10 प्रश्न है, आंसर भी सुन लो आप। इसकी आकृति होती है एच शेप। कैसी होती है आकृति मेरे दोस्तों? एच शेप। इसके बाद में मेरे साथियों देखिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन सा एमिनो अम्ल चाहिए? टायरोसिन। कौन सा? टायरोसिन। निम्न में से कौन सा अधिक सक्रिय है? ज्यादा सक्रिय होता है T3। ठीक है। सी सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कैल्सिटोनिन। इसके बाद में वयस्क अवस्था में थायरोक्सिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होगा? वयस्क अवस्था में अल्पस्रावन हुआ है तो मिक्सिडमा। और मेरे दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं अवटु अल्पक्रियता। मेरे दोस्तों थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, शायद ये पहली बार नाम सुना होगा आपने। ठीक है। इसके बाद में क्रेटिन्स बच्चों की क्या विशेषता है? क्रेटिन्स बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें थायरोक्सिन का क्या है, जिसमें थायरोक्सिन की कमी से नपुंसकता अगर उत्पन्न हो चुकी है, नपुंसकता उत्पन्न हो गई है, तो ऐसे बच्चों को, और ये ऐसे बच्चे बोने भी रह जाते, याद रखना। ऐसे बच्चे जिनमें थायराइड बाल्य अवस्था में जिनमें थायरोक्सिन का अल्पस्रावन हुआ है, वो बच्चे बोने भी रह जाते हैं, याद रखना। ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों को क्रेटिन्स कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का नाम है हाशीमोटो। क्या नाम है मेरे दोस्तों? हाशीमोटो का रोग। इसके बाद में फॉलिक्यूलर सेल की कैविटी में बढ़ने वाला कोलाइडी जेली के समान पदार्थ क्या कहलाता है? आयोडो थायरोग्लोब्युलिन। ठीक है ना। ये एक तरह का प्रोटीनिक पदार्थ है और इसी से थायरोक्सिन बनता है। मेढक के टेडपोल को कौन कायांतरित करता है? मेढक के टेडपोल को कायांतरित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। कोशिकाओं की बीएमआर के लिए रेस्पॉन्सिबल है थायरोक्सिन, याद रख लेना। तो मेरे दोस्तों शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायरोक्सिन। कंप्लीट हो चुकी है थायरोक्सिन ग्लैंड, हर एक जानकारी को कंप्लीट कर लिया है मेरे दोस्तों। और एक बार कर दीजिएगा शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।